स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डीएनए क्या है। डीएनए जो है ये एक हेरिडिटी मटेरियल है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद होता है। और रेप्लिकेशन जो वर्ड है ये रेप्लिका से निकला है, यानी कि हेरिडिटी मटेरियल जो है वो रेप्लिकेशन के प्रोसेस के जरिए अपनी कॉपीज प्रोड्यूस करता है, अपने रेप्लिका प्रोड्यूस करता है। और अगर हम बात करें कि ये मैकेनिज्म किस तरह से होता है, तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, लेकिन इस कंटिन्यूस प्रोसेस को हमने 3 फेजेस में डिवाइड कर लिया है। अब ये जो 3 फेजेस है, अगर हम इनकी बात करें कि ये कौन कौन से हैं, तो फर्स्ट जो फेज है वो है इनिशिएशन। जो सेकंड फेज है उसे कहा जाता है एक्सटेंशन, और इसी एक्सटेंशन के फेज का एक और जो सेकंड नेम है वो है पॉलीमराइजेशन। और जो लास्ट फेज है उसे कहा जाता है टर्मिनेशन। इसमें से अगर हम बात करें कि ये कौन सा प्रोसेस होता किस तरह से है, तो ये जो हमारे सामने डायग्राम है इसमें यहाँ पे दिखाया गया है कि ये पेरेंट डीएनए है और ये रेप्लिकेशन के प्रोसेस के जरिए अपने डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल प्रोड्यूस कर रहा है। इससे पहले जो हमने अपनी वीडियो में देखा था कि हमने इनिशिएशन और एक्सटेंशन के जो स्टेप्स थे वो हमने देखे थे। जो टर्मिनेशन का फेज है कि टर्मिनेशन किस तरह से होती है, अब हम वो ये देख लेते हैं कि टर्मिनेशन का प्रोसेस जो है वो किस तरह से होगा। ये जो हमारे सामने डायग्राम है इसमें जो है ये हम टर्मिनेशन का प्रोसेस देख रहे हैं। टर्मिनेशन का प्रोसेस यानी कि टर्मिनेशन जो है ये खत्म कैसे होती है जब रेप्लिकेशन स्टार्ट हो रही है। यहाँ पे जो है ये एक रेप्लिकेशन फॉर्क बना हुआ है, यानी कि रेप्लिकेशन फॉर्क वो जगह होती है जहाँ पे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, जहाँ पे रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है, ओरिजिनेट होती है, यानी कि स्टार्ट होती है। और स्टार्ट कैसे होती है कि यहाँ पे जो है पहले जो है ये ओपन होता है हेलिक्स। हेलिक्स जब ये ओपन हो जाता है, इसकी ओपनिंग जब की जाती है तो यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के एंजाइम आके लगते हैं। और वो एंजाइम कौन से होते हैं? डीएनए हेलिकेज होता है और डीएनए गायरेज होता है। जब ये ओपन हो जाता है तो उसके बाद इसके ऊपर प्राइमर्स आके लगते हैं, और जो प्राइमर लगता है ये एक शॉर्ट स्ट्रेच होता है, यहाँ पे ये जो रेड कलर का दिखाया गया है। और प्राइमर जब कब लगता है? जब एक एंजाइम जिसे प्राइमेस कहा जाता है वो आके अटैच होता है। तो प्राइमर जो है ये न्यूक्लियोटाइड जो जिनसे डीएनए मिलकर बना होता है उसका एक छोटा सा स्ट्रेच होता है, और वो यहाँ पे आके लगता है तो नए न्यूक्लियोटाइड जो है वो ऐड होने शुरू हो जाते हैं। और जब ये न्यूक्लियोटाइड जो है ये ऐड होना शुरू हो जाते हैं तो एक जो स्ट्रैंड होता है वो लीडिंग स्ट्रैंड होता है जो कि कंटिन्यूस सिंथेसाइज हो रहा होता है, और दूसरा जो है वो उसे कहा जाता है लैगिंग स्ट्रैंड। और लैगिंग स्ट्रैंड जो है वो ये डिसकंटिन्यूस होता है, यानी कि इसके अंदर गैप्स मौजूद होती हैं। अब ये जो गैप्स मौजूद होते हैं ये हमने जो लास्ट अपनी वीडियो देखी थी उसमें हमने देखा था कि पॉलीमराइजेशन जब हो गई थी तो उसके बीच में कुछ जो है वो गैप्स मौजूद थे। और वो गैप इसलिए मौजूद थे कि जो एंजाइम था, जो प्राइमेज आके लगता है, और जो प्राइमेज के आने के बाद प्राइमर लगता है और न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होते हैं तो वो जंप बैक होती है। जंप बैक जो है वो न्यूक्लियोटाइड्स की जंप बैक होती है जो कि प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में अलग होती है। प्रोकैरियोट्स जो हैं जैसे कि बैक्टीरिया वगैरह हैं जिसमें न्यूक्लियस जो है वो बाउंड नहीं होता, मेम्ब्रेन बाउंड, उनमें जो है ये 100 से 200 न्यूक्लियोटाइड्स का जंप आता है। और जो यूकैरियोट्स होते हैं उनमें 1000 से 2000 न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो उनका जंप आता है। अब जब ये इनका जंप आता है तो उसकी वजह से बीच में जो है ये स्पेस पड़ जाती है। अब ये जो स्पेस बनती है, अब टर्मिनेशन के फेस में क्या होता है कि ये जो बीच में गैप्स होते हैं इन गैप्स को फिल कर दिया जाता है। अब गैप्स को फिल कैसे किया जाता है कि एक और एंजाइम है जिसे कहा जाता है डीएनए लाइगेज। अब ये जो डीएनए लाइगेज होता है ये क्या करता है? ये लाइगेशन करता है, यानी कि जो भी बीच में स्पेस होती है ये आता है और वहां पे न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता है। और जब ये न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता है तो ये पूरा एक जो स्ट्रैंड है, दूसरा डॉटर स्ट्रैंड जो है वो बन जाता है। और ये डीएनए लाइगेज जो है वो ज्यादातर लैगिंग स्ट्रैंड पे काम करता है, क्योंकि लैगिंग स्ट्रैंड जो है वो डिसकंटिन्यूअसली सिंथेसाइज होता है, लेकिन जो लीडिंग स्ट्रैंड था वो कंटिन्यूअसली सिंथेसाइज होता है। अब जब इसके अंदर ये सिंथेसिस हो जाती है और डीएनए लाइगेज जो है वो गैप्स को फिल कर लेता है, तो उसके बाद जो है इसके ऊपर एक और एंजाइम आके काम करता है। और वो जो एक और एंजाइम है उसकी अगर हम बात करें तो वो है डीएनए पॉलीमरेज 1। यहाँ पे जो आपको एंजाइम नजर आ रहा है डीएनए पॉलीमरेज 1, ये एंजाइम है जो कि टर्मिनेशन के प्रोसेस में हेल्प करता है। और डीएनए पॉलीमरेज जो है 1 जो है इसके 2 काम है। अब ये 2 काम क्या करता है कि ये न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड भी करता है। ऐड किस तरह से करता है? जो 3 प्राइम एंड होता है, जो 3 प्राइम एंड है इस स्ट्रैंड का, उसमें ये न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करेगा। अब जब ये न्यूक्लियोटाइड को ऐड करेगा तो जो गैप्स थे वो फिल हो गए, और लाइगेशन जो का प्रोसेस यानी कि उनको जोड़ने का प्रोसेस डीएनए लाइगेज कर रहा है। यानी कि ये जो खाली जगह जैसे कि यहाँ पे आपको नजर आ रही है, यहाँ पे क्या करेगा? वो यहाँ पे आके जो है वो यहाँ पे आके जब ये जो इनका गैप होगा, जब न्यूक्लियोटाइड्स यहाँ पे ऐड हो जाएंगे तो डीएनए लाइगेज उनको भर देगा। अब जब ये डीएनए लाइगेज जो है वो उनकी फिलिंग कर लेता है तो ये डीएनए पॉलीमरेज का एक और जो काम है वो क्या करता है कि ये कुछ न्यूक्लियोटाइड जो कि 5 प्राइम एंड पे मौजूद होते हैं उनकी क्या कर देता है? उनकी क्लीवेज कर देता है, यानी कि उनको काट देता है, उनको वहां से निकाल देता है। इस तरीके से इस डीएनए पॉलीमरेज 1 जो है इसका एक और काम जो है वो ये है कि ये
साथ साथ जो न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं जो कि 5 प्राइम एंड पे हैं उनको क्लीव भी करेगा, और जो 3 प्राइम एंड पे न्यूक्लियोटाइड्स जो गैप्स बन गए हैं वहां पे न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड भी करेगा। तो जब डीएनए पॉलीमरेज 1 जो है उसको न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड कर लेता है 3 प्राइम एंड को, और 5 प्राइम एंड जो है यहाँ पे अगर आप ये देखें तो ये 5 प्राइम एंड पेरेंट का है और ये 3 प्राइम एंड है, और ये जो 3 प्राइम एंड है यहाँ पे इसका ये 5 प्राइम एंड जो है अगर हम लिख लें यहाँ पे बनेगा, और 5 प्राइम एंड पे जब ये आता है तो ये न्यूक्लियोटाइड को रिमूव करता है। और वो न्यूक्लियोटाइड होते कौन से हैं? बेसिकली वो प्राइमर के न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, क्योंकि प्राइमर वाले जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं ये सिर्फ उस वक्त आते हैं जब एक नया न्यूक्लियोटाइड आगे उसने एक्सटेंड होना होता है, उसने बढ़ना होता है। अब क्योंकि रेप्लिकेशन की जरूरत नहीं है, फर्दर जो हमें एक्सटेंशन नहीं चाहिए और हमने इस प्राइमर को खत्म करना है और ये प्राइमर 5 प्राइम एंड पे मौजूद है, तो उसके लिए डीएनए पॉलीमरेज 1 जो है उसकी एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी काम आएगी। एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी इसी एक्टिविटी को कहते हैं कि 5 प्राइम एंड से न्यूक्लियोटाइड्स को क्लीव करना, काटना या रिमूव करना। अब यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज 1 जो है वो अपनी एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी शो करेगा, तो प्राइमर जो है वो रिमूव हो जाएंगे। अब जब फर्दर प्राइमर नहीं आके लगेंगे तो इसका मतलब है कि रेप्लिकेशन का प्रोसेस कि डीएनए जो है वो अपनी कॉपीज प्रोड्यूस करे वो खत्म हो जाएगा, वो रुक जाएगा। और डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस जब खत्म हो जाएगा, रुक जाएगा, तो हम कहेंगे कि जो टर्मिनेशन का फेज था वो कंप्लीट हो गया है। और जब टर्मिनेशन का फेज जो है वो कंप्लीट हो जाता है तो डीएनए रेप्लिकेशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है, और उसके बाद जो है वो एक नया डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे जो है आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये पेरेंट डीएनए था, और जब टर्मिनेशन जो है वो एंड हो जाती है तो इस तरह से 2 डॉटर डीएनए प्रोड्यूस हो जाएंगे। एक जो है वो लीडिंग के साथ लगेगा और एक जो है वो लैगिंग स्ट्रैंड के साथ लगा, और उसकी वजह से क्या हुआ कि रेप्लिकेशन जो है वो कंप्लीट हो गई। ये तो था मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन में टर्मिनेशन फेज के बारे में, जो कि आज हमने स्टडी किया है।